अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फ़िज़िक्स चैप्टर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, लेक्चर का स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 20.1। बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन इज बेस्ड ऑन सेवरल assumption. डू एनी ऑफ these assumption contradict क्लासिकल फिजिक्स? यस स्टूडेंट, जो बोहर का फर्स्ट पास्टुलेट है वो कंट्राडिक्ट करता है, डिसएग्री है किसके साथ जी? क्लासिकल फिजिक्स के साथ। अब रीज़न क्या है स्टूडेंट? जो बोहर का फर्स्ट पास्टुलेट है, ठीक है जी, वो है डिस्क्रीट ऑर्बिट या क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट से रिलेटेड। तो एन इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस इन एन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट विदाउट रेडिएटिंग, और इन ऑर्बिट्स को हम डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स भी कहते हैं। स्टूडेंट, बोहर के मुताबिक जो न्यूक्लियस है उसकी सराउंडिंग में जब ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो वो डिस्क्रीट एनर्जी में होते हैं, फिक्स एनर्जी ऑर्बिट्स में होते हैं, वो अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करते। ठीक, क्योंकि बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है ये सेमी क्लासिकल मॉडल था, जबकि इससे प्रीवियस जो मॉडल था वो रदरफोर्ड का था, जो कि क्लासिकल मॉडल था। और अकॉर्डिंग टू क्लासिकल व्यू और क्लासिकल फिजिक्स, एन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन शुड रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ड्यू टू इट्स सर्कुलर मोशन अराउंड द न्यूक्लियस. Its energy should decrease gradually and eventually it should fall into the nucleus. क्लासिकल फिजिक्स और रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो ये कहता था कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम में न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वो अपनी एनर्जी कॉन्टीन्यूसली रेडिएट करता रहता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाता है। और यही फेलियर था क्लासिकल फिजिक्स का, रदरफोर्ड मॉडल का, जिसको नील बोहर ने फिक्स किया जी, अपने पास्टुलेट्स उसने दिए। ठीक, नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन 20.2। What is mean by line spectrum? Explain how line spectrum can be used for identification of elements. Students, a spectrum which consists of isolated sharp parallel lines in which each line corresponds to definite frequency and wavelength is called line spectrum. ठीक है, इसे हम discrete spectrum भी कहते हैं स्टूडेंट। जैसा कि हाइड्रोजन का है, हमें स्पेसिफिक कलर मिलते हैं 4, ठीक है जी, जिसमें ब्लू ग्रीन है, ब्लू है, रेड है, ठीक है। और हर जो भी एलिमेंट होगा उसका डिफरेंट जो है हमारे पास वो लाइन स्पेक्ट्रम होगा। ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ऑन करेक्टरिस्टिक लाइन ऑफ डेफिनेट वेवलेंथ, जैसा कि मैंने बताया। थस एन एलिमेंट कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड बाय ऑब्जर्विंग इट्स स्पेक्ट्रम। ठीक, नेक्स्ट आई क्या कि एक्सप्लेन हाउ लाइन स्पेक्ट्रम कैन बी यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है जी, तो हर एलिमेंट का क्या होगा? अपना एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम होगा, ठीक है, और उसकी डेफिनेट वेवलेंथ होगी। तो उससे हम उसका जो स्ट्रक्चर है, हाँ, जो उसका स्पेक्ट्रम है, ठीक है जी, उसकी मदद से हम उसको एलिमेंट का स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन 20.3। Can the electron in the ground state of hydrogen absorb a photon of energy 13.6 electron volt and greater than 13.6 electron volt? स्टूडेंट, ज़रा रिकॉल करें, हमने जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें पढ़ा कि जो बोहर का थर्ड पास्टुलेट था क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, उसमें हमने पढ़ा कि फोटॉन जो है उसकी एनर्जी इतनी होगी जितना दो एनर्जी स्टेट्स के दरमियान डिफरेंस होगा। ठीक, और आगे हमने क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी में प्रूफ किया, जो बोहर की एनर्जी का रिलेशन आता है उसमें जो ई नॉट की वैल्यू है फॉर एन इज इक्वल टू 1, उसकी जो वैल्यू है वो है हमारे पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि क्या कोई जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है हाइड्रोजन एटम के लिए, क्या वो फोटोन एब्जॉर्ब कर सकता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ग्रेटर का? तो बोहर एटॉमिक मॉडल से हमने हाइड्रोजन की जब एनर्जी कैलकुलेट की थी तो वो एग्जैक्टली 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। सो इट कैन एब्जॉर्ब अ फोटोन ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट and greater than 13.6 electron volt. The ionization energy of electron in the ground state of hydrogen atom is 13.6 electron volt
and by absorbing a photon having energy greater than 13.6 electron volt, hydrogen atom will be ionized and superplus energy of photon is taken away by free electron as its kinetic energy. ठीक हो गया जी। तो जो रिमेनिंग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में अपेयर हो जाएगी। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट 20.4, हाउ कैन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन सो मैनी लाइंस व्हेन हाइड्रोजन कंटेन वन इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हाइड्रोजन में स्पेक्ट्रल लाइंस तो डिफरेंट किस्म की होती हैं जबकि इलेक्ट्रॉन एक ही होता है। अब स्टूडेंट जो एक इलेक्ट्रॉन है जब वो ट्रांजिशन करता है तो वो डिफरेंट एनर्जी शेल्स में ट्रांजिशन करता है, ठीक है। तो डिफरेंट एनर्जी शेल्स का जो डिफरेंस है उसकी वजह से डिफरेंट फोटॉन्स जो हैं वो इमिट होते हैं, डिफरेंट कलर के, डिफरेंट वेवलेंथ के। तो आए ज़रा आंसर देखते हैं। ईच लाइन in a line spectrum indicate a particular transition between two allowed energy levels of hydrogen atom. When hydrogen atom is excited, it means electron in its first shell jump to some higher energy level, ठीक है जी। अब वो के से एल में जा सकता है, एम में जा सकता है, एन में जा सकता है, अब वो वहाँ से दोबारा ट्रांजिशन भी करेगा। सो द इलेक्ट्रॉन कम बैक टू ग्राउंड लेवल बाय सेवरल जंप्स, ठीक है। डिफरेंट तरह के जंप्स होंगे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में जिन्हें हम एटॉमिक ट्रांजिशंस कहते हैं। एज द रिजल्ट फोटोन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ आर इमिटेड, जैसा कि मैंने शुरू में बताया। दैट्स वाई स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन सो मैनी लाइंस। डिफरेंट वेवलेंथ होंगे, डिफरेंट कलर्स होंगे, तो हमें डिफरेंट लाइंस जो हैं वो स्पेक्ट्रम में नज़र आएंगी, लाइन स्पेक्ट्रम में और एटॉमिक स्पेक्ट्रम में। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट 20.5, is energy conserved when an atom emits photon of light? Yes. Student, the energy is conserved when an atom emits a photon of light. The energy emitted during de-excitation is exactly equal to the energy absorbed by atom during excitation. Thus, the energy is conserved in this process and total energy remains constant. अब स्टूडेंट होगा क्या? देखें, एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था, एक फोटोन आया, ठीक है जी, जिस फोटोन की एनर्जी वो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टेट्स के बराबर थी। अब इलेक्ट्रॉन ने वो फोटोन एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हुआ और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है। और लेज़र में हमने पढ़ा कि अगर वो एक्साइटेड स्टेट है तो 10⁻⁻8 सेकंड के बाद, और अगर वो मैटर स्टेबल स्टेट है तो 10⁻³ सेकंड के बाद वो डी एक्साइट होगा बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन। तो जब वो डी एक्साइट होगा तो वो फोटोन जो उसने अब्जॉर्ब किया था, ठीक है, अब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के लिए वो उसको क्या करेगा, इमिट करेगा। तो उतनी ही एनर्जी वो रिलीज़ करेगा जितनी उसने अब्जॉर्ब की थी। तो टोटल एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट 20.6, एक्सप्लेन व्हाई अ ग्लोइंग गैस गिव ओनली सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट and why that gas is capable of absorbing the same wavelength. Give a reason why it's transparent to other wavelength. So student, electron in an atom have fixed energy levels. When electron jumps from higher energy level to lower energy level during de-excitation, photon particular wavelength are emitted, ठीक है जी। जो फोटॉन्स इमिट होंगे वो स्पेसिफिक वेवलेंथ के होंगे। ऑन द अदर हैंड व्हेन द वाइट लाइट इज पास थ्रू गैसेस इट एब्जॉर्ब ओनली दोज फोटॉन्स विच हैव द एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनी टू एनर्जी लेवल्स इन द एटम ऑफ गैस, ठीक है। कौन से फोटॉन जो हैं जी वो एब्जॉर्ब होंगे, वो फोटॉन एब्जॉर्ब होंगे जिनका एनर्जी डिफरेंस एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेड का है तो रेड वेवलेंथ वाला जो फोटोन है अब्जॉर्ब होगा। ऑल अदर फोटॉन्स पास थ्रू द गैस अनअब्जॉर्ब्ड, ठीक है जी। इन अदर वर्ड्स गैस इज ट्रांसपेरेंट फॉर दोज फोटोन, ठीक है जी। वो उस एनर्जी डिफरेंस के बराबर ही नहीं होंगे तो उसके लिए वो क्या होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे। अ ग्लोइंग गैस ओनली इमिट दोज वेवलेंथ विच लाई इन एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्ब ओनली दोज वेवलेंथ विच लाई इन इट्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है जी। ग्लोइंग गैस जो है वो वही वेवलेंथ इमिट करेगी जो उसके एमिशन स्पेक्ट्रम में लाई करती होंगी और वही एब्जॉर्ब करेंगे जो उसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में लाई करती होंगी। डिस्क्रीट वैल्यू, डिस्क्रीट एनर्जी और वेवलेंथ की। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन 20.7,
What do we mean when we say that atom is excited? Simply कि अगर हमारे पास एक फोटोन हो जिसका एनर्जी जो है वो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू शेल्स जिसमें वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन परफॉर्म करेगा उनके बराबर हो, ठीक, तो होगा क्या, वो इलेक्ट्रॉन जो है उस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्बशन का प्रोसेस होगा, और इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा और वो एक्साइट हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, और इसे ही हम कहते हैं कि एटम एक्साइटेड हो गया, इलेक्ट्रॉन क्योंकि जंप कर गया ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में। तो देखें एक्सप्लेन करते हैं। इफ़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम बाय एन एक्सटर्नल सोर्स, और ऑप्टिकल पंपिंग हम कह सकते हैं, ठीक है, लेज़र में हम ऑप्टिकल पंपिंग यूज़ करते हैं, it will be raised up to one of the higher allowed state by absorption of energy, then the atom is said to be in its excited state. Next student 20.8, can X-ray be reflected, refracted, diffracted and polarized just like other waves? Explain. Yes, X-ray can be reflected, refracted, diffracted and polarized as they are electromagnetic waves of higher frequency and shorter wavelength. Therefore, the X-ray possess all the properties as to light wave, but the condition for reflection, refraction, diffraction and polarization of light wave are different. ठीक है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन 20.9, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लेज़र ओवर ऑर्डिनरी लाइट? स्टूडेंट लेज़र आप जानते हैं, हमने डिटेल में पढ़ा भी सही, ठीक, और अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने बड़े ही सादा लफ्ज़ों में लेज़र का एक्सप्लेन किया है। लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लेज़र की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिस वजह से हम इसको ऑर्डिनरी लाइट पर प्रेफर करते हैं। तो देखें, द लेज़र लाइट ओवर ऑर्डिनरी लाइट हैज़ फॉलोइंग एडवांटेजेस। तो लेज़र के क्या एडवांटेज हैं? पहला है जी, लेज़र लाइट इज़ मोनोक्रोमेटिक। मोनो मीन सिंगल, क्रोमेटिक मीन कलर, मीन सिंगल वेवलेंथ और सिंगल फ्रीक्वेंसी, वाइल ऑर्डिनरी लाइट हैव नंबर ऑफ वेवलेंथ। ऑर्डिनरी लाइट की तो डिफरेंट क्या है जी, वेवलेंथ होती हैं। लेज़र लाइट इज कोहेरेंट, कोहेरेंट मीन के फेस कोहेरेंट, ठीक है जी, फेज डिफरेंस, ठीक है, वाइल ऑर्डिनरी लाइट हैज़ नो फेस कोहेरेंस। थर्ड है स्टूडेंट, लेज़र लाइट मूव इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल थी ना क्योंकि शार्पली फोकस्ड है, जबकि वाइल ऑर्डिनरी लाइट सेपरेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। फोर्थ है स्टूडेंट, लेज़र लाइट इज मच मोर इंटेंस देन ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है। फिफ्थ है स्टूडेंट, लेज़र लाइट इज यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन अलॉन्ग विद फाइबर ऑप्टिक्स। सिक्स्थ है स्टूडेंट, इट इज पोटेंशियल सोर्स ऑफ इंड्यूसिंग फ्यूजन रिएक्शन। सेवंथ है स्टूडेंट, इट इज यूज्ड टू जनरेट 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ प्रोसेस कॉल्ड होलोग्राफी, और जो इससे हमें इमेज मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं होलोग्राम्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट और लास्ट क्वेश्चन है जिस चैप्टर का 20.10, एक्सप्लेन वाई द लेज़र एक्शन कुड नॉट अकर विदाउट पॉपुलेशन इन्वर्जन बिटवीन एटॉमिक लेवल्स। स्टूडेंट लेज़र को परफॉर्म करने के लिए दो चीज़ें होना बड़ा ज़रूरी हैं, एक मेटास्टेबल स्टेट और दूसरा पॉपुलेशन इन्वर्जन। नॉर्मली होता ये है कि स्टूडेंट लेज़र के केस में और जनरली सिंपल एटम के केस में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में कम होते हैं, जबकि पॉपुलेशन इन्वर्जन का मीनिंग ये है कि जो ग्राउंड स्टेट है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो और एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा हो। तो ऑप्टिकल पंपिंग के थ्रू लेज़र ट्यूब में हम ये प्रोसेस जो है जी वो परफॉर्म करते हैं, ठीक, और जब हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं तो बाय स्टिमुलेटेड एमिशन हमें ऑप्टिकली एम्पलीफाइड लेज़र बीम जो है जी वो मिलती है। तो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं जी, व्हेन अ मटेरियल इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम मोस्ट ऑफ द एटम्स आर इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट में। द मटेरियल इज एक्सपोज टू सम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एटम मूव्स टू एक्साइटेड स्टेट बाय अब्सॉर्बिंग फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। द एटम्स देन फॉल टू मेटास्टेबल स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ रिलेटिवली लॉन्गर टाइम। और पेपर में एमसीक्यूज भी आ जाता है
कि कितने ज़्यादा ये होती है जी, 10⁻³ सेकेंड इसका टाइम है, और ये एक्साइटेड स्टेट से 10⁵ टाइम मोर स्टेबल है। इन दिस वे more than half of atom reside in the metastable state. This is called population inversion. At this stage, when external source of photon is used for lasing action, the probability of stimulated emission is greater than the probability of stimulated absorption, and laser action take place. Without population inversion, laser action could not occur. तो ये था जी स्टूडेंट हमारा आज का वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।